Now we will discuss the colloidal solution based on the nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है उसके बेसिस पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कैटेगराइज करेंगे एंड दे आर कैटेगराइज एज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायोफिलिक मीन्स दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज सॉल्वेंट लविंग. It means the solute have an attraction with the solvent that is known as lyophilic salts, and those solution in which the solute has heating property, it means it is not going to attract the solvent, that is known as lyophobic. We know the lyophilic salts can be easily prepared by dissolving gelatin, gum, starch, rubber in a suitable solvent. जब हम सुटेबल सॉल्वेंट में गम, जिलेटिन, स्टार्च और रबर को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. हमने डिस्कस किया कि लायोफिलिक सॉल्ट्स में जो हमारा सॉल्यूट है, डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों में क्या है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट लविंग है वो. टू द नेक्स्ट, अगर हम क्या करते हैं कि एनी हाउ इफ यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आउट द डिस्पर्जन मीडियम, अगर डिस्पर्जन मीडियम हम निकाल देते हैं तो अगेन वी कैन प्रिपेयर इट बाय एडिशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्सन मीडियम को फिर डाल के हम सॉल्यूशन को पा सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रिवर्सिबल सॉल्ट्स. टू द नेक्स्ट, ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं. दे डज नॉट डिसोसिएट ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, देयरफॉर दे आर स्टेबल. तो वी विल डिस्कस लायोफिलिक सॉल्ट्स based on the nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium, the colloidal solution can be categorized as lyophilic and lyophobic. पहला हम डिस्कस करेंगे तो द फर्स्ट वन वी विल डिस्कस लायोफिलिक. लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट लविंग. लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट लविंग. Those colloidal solution in which there is attraction between the dispersed phase and dispersion medium. The next one, लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या है कि ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में क्या हो, अट्रैक्शन हो, दैट इज टर्म्ड एज लायोफिलिक सॉल्ट्स. दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं उसको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं सुटेबल सॉल्वेंट के एडिशन से. द नेक्स्ट वन, इट कैन बी इजीली prepared by addition of
addition of suitable solvent to gum, gelatin, rubber, starch, etc. To the next, if we are going to extract the dispersion medium, अगर हम dispersion medium निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉल्यूट बचेगा। इसका मतलब हमने सॉल्वेंट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, यूं कह लें कि हमने सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर दिया। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट अगेन, अगर फिर से हम चाहते हैं तो सिंपली डिस्पर्स फेज में डिस्पर्सन मीडियम को हम ऐड कर देंगे तो फिर से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सॉल्व भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज reversible solve because they can be prepared again by addition of suitable solvent. To the next, these are quite stable. It means when we keep it for a longer duration, they does not dissociate into component. Therefore, they are quite stable. If we kept them for longer duration, they does not dissociate into their component. Therefore they are quite stable in comparison to lyophobic salts. अब हम डिस्कस करेंगे लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफोबिक का मतलब होता है सॉल्वेंट हैटिक। मेटल और उनके सल्फाइड्स दे फॉर्म लायोफोबिक सॉल्ट्स एंड देयरफॉर इनको हम क्या करते हैं, इनको सिंपली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर ओनली एंड ओनली प्रिपेयर बाय स्पेशल मेथड। क्या क्या मेथड हो सकते हैं? दे मे बी डिकम्पोजिशन, दे मे बी ऑक्सीडेशन, दे मे बी रिडक्शन, दे मे बी हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस भी कैन से। तो ये अलग अलग मेथड हैं और स्पेशल मेथड से ही लायोफोबिक सॉल्ट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिवर्ट अगेन। अगर एक बार हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर लिया तो सिंपली मिक्सिंग से हम फिर से सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को पा नहीं सकते, क्योंकि स्पेशल मेथड से ये प्रिपेयर किए जाते हैं। इसलिए क्या है, ये इरिवर्सिबल है और ये स्टेबल भी नहीं है जैसा हमारा लायोफिलिक सॉल्ट्स था। तो वी विल डिस्कस इट। लायोफोबिक सॉल्ट्स, लायोफोबिक सॉल्ट्स। In this type of solvent, this is also known as solvent hatching. It means there is not attraction between
between the solute and the solvent, and therefore they can be prepared by special method. To the next, if we separate the dispersed phase with dispersion medium, if we separate dispersed phase with the dispersion medium, then we can't form the solution by addition of solvent. Therefore, they are also known as irreversible salts. The next one, they are not stable as lyophilic salts. This is all about the lyophobic and lyophilic salts. To the next, we will discuss the classification based on the nature of dispersed phase or the solute. They are categorized as multimolecular, macromolecular and associate colloids. Multimolecular colloids क्या होते हैं? We will discuss. इनके on dissolution, if we are going to dissolve a solute into a solution or solvent, then what happens? That solute is going to associate. That solute contains various atoms and or molecule which aggregate to have the size in the colloidal range, and this type of solution is termed as multimolecular colloid. As in case of gold, as in case of silver, they aggregate to have the size in the colloidal range, and therefore they are termed as multimolecular colloid. मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या होगा? जब हम डिसॉल्व करेंगे तो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, और जुड़ के किस में चले जाएंगे? उनकी साइज जो है वो कोलाइडल रेंज में चली जाएगी. ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास गोल्ड के और सल्फर एटम के. विल डिस्कस इट. Based on the nature of solute, a colloidal solution can be categorized as first we have multimolecular, colloids. To the next we have macromolecular colloids, and to the next one associate colloid. पहला हम डिस्कस करेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर colloids. On dissolution, atoms
ions or molecule aggregate to form molecules having dimension, to form solute having dimension in between in colloidal range. That is 10 to the power minus 6 meter to 10 to the power minus 9 meter. This type of colloidal solution is known as multimolecular colloids. For example, gold and sulfur aggregate to form colloidal, or you can say multimolecular colloidal solution. तो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, जब किसी सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज को किसी सुटेबल सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे तो उसके एटम आयंस या मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे, एग्रीगेट का फॉर्मेशन करेंगे और उनका एग्रीगेट कोलाइडल रेंज में चला जाएगा। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। तो द नेक्स्ट वी विल डिस्कस मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। नाउ वी विल डिस्कस मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो द फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे प्रोटीन्स हैं, हमारा स्टार्च है और क्या है हमारे पास, सिंथेटिक रबर है, पॉलीस्टाइरीन है। क्यों हम इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कह रहे हैं, बिकॉज मैक्रो मतलब होता है बड़ा और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल वो बड़ा हो, बड़ा कैसे हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, बिकॉज दीज ऑल आर पॉलीमर्स। ये क्या है, पॉलीमर्स होते हैं और हम जानते हैं कि बहुत मिलियन नंबर्स ऑफ मोनोमर्स व्हेन यूनाइट टुगेदर दे फॉर्म व्हाट, पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, पॉलीमर का निर्माण करेंगे और जो पॉलीमर होता है इसीलिए उसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए वी हैव रबर, सिंथेटिक रबर, वी हैव स्टाइरीन, टू द नेक्स्ट वी हैव स्टार्च। स्टार्च क्या है, सेलुलोज का पॉलीमर है। टू द नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। तो दीज आर मैक्रोमॉलिक्यूल, हम इसको मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल को जब हम सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे एंड व्हेन दे हैव अ डायमेंशन इन द रेंज इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हम उसको बोलेंगे क्या, मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड। लेट अस डिस्कस मैक्रोमॉलिक्यूलर colloids. When macromolecules such as enzymes, proteins, cellulose, सेलुलोज भी क्या है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सिंथेटिक रबर ये भी पॉलीमर है। when
when dissolved in a suitable solvent and has dimension in the colloidal range, forms macromolecular colloids. This is all about मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड. क्या है ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स और मोस्टली जो बायोलॉजी वाले हैं वो जानते हैं. जो बायोमोलिक्यूल्स, स्टार्च है हमारे पास, प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, स्टार्च है, ये क्या है? पॉलीमर्स होते हैं. और ये पॉलीमर्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब हम इनको सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दिया है. ये जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं, दे आर स्टेबल एंड दे रिसेम्बल्स द ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रिस्पेक्ट. तो द नेक्स्ट वी हैव दिस सॉल्यूशन. These solutions are quite stable and resemble true solution in many respects. We will discuss associate colloids क्या होते हैं. जो हमारे पास सोप है, साबुन है, उसको क्या कहेंगे? एसोसिएट कोलाइड कहेंगे. क्यों ऐसा है? क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन पे वो कैसा बिहेव करेंगे? वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे. लेकिन हायर जब कंसंट्रेशन करेंगे हम, तो दे आर बिहेविंग एज कोलाइडल सोल्यूशन. यानी कि लोअर सोल्यूशन पे वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे और हायर कंसंट्रेशन पे वो कोलाइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे. ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एसोसिएट कोलाइड. एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ के वो कोलाइडल रेंज में आए, लेकिन नॉर्मली वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे. साबुन जो है हमारे पास, सोप, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पाल्मिटेट, दे आर एसोसिएट कोलाइड. और जब एसोसिएशन में जाते हैं, दे फॉर्म मिसल्स. वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास.